हेलो एवरीवन। हाय। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आगे सेल चैप्टर को। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेल चैप्टर में सेल के बेसिक्स पढ़े थे और सेल मेम्ब्रेन को समझा था और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पढ़ा था। इस वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे और इस सेल चैप्टर का जो बेसिक है उसे खत्म करेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम्स है, पेरोक्सीसोम्स है, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन एंड न्यूक्लियस। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास राइबोसोम्स और साइटोस्केलेटन होते हैं उनमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। लिमिटिंग मेम्ब्रेन मतलब राइबोसोम और साइटोस्केलेटन के बाहर कोई आउटर मेम्ब्रेन या आउटर कवरिंग नहीं होती है। राइबोसोम और साइटोस्केलेटन विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि बाकी सबके बाहर जो है एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन या कुछ कुछ में डबल लेयर्ड लिमिटिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। बट राइबोसोम्स और साइटोस्केलेटन में कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। अब ये चार्ट है तो इसके अंदर जो है फंक्शंस दे रखे हैं ऑर्गेनेल्स के। अब एक्चुअली एग्जाम के लिए अब एमबीबीएस में हमको सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पता होना चाहिए। हमें सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स हैं जिनके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, तो उन पे मैंने ऐसे डबल टिक मार दिया है। जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स और सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जाम में पूछने के लिए शॉर्ट नोट्स की तरह। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर कभी पूछते हैं तो सिर्फ फंक्शंस पूछते हैं, तो ठीक है। अब बाकी फंक्शंस की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं सबके। तो आपको बेसिक बेसिक फंक्शंस जो पता होने चाहिए हर एक ऑर्गेनल्स के, जो एक दो फंक्शंस जो इम्पोर्टेंट है। तो जो जो फंक्शंस इम्पोर्टेंट है वो मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया है। तो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पर इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस और दूसरा डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनल्स। इसको हम डिटेल में आगे कवर करेंगे। अब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। तो ये याद रखना है कि रफ जो है वो प्रोटीन्स बनाता है, स्मूथ जो है वो लिपिड्स और स्टेरॉइड्स बनाता है। दूसरा ये कैल्शियम के स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म का भी काम करता है। और तीसरा ये कैटाबॉलिज्म करता है और डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। फिर है तीसरा गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स करता है। कैसे करता है ये हम आगे देखते हैं। फिर है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में भी डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स, डिग्रेडेशन ऑफ worn out organelles, removal of excess of secretory products and secretion of perforin granzymes, melanin and serotonin। तो ये फंक्शंस इसके जो है हम अभी आगे देखेंगे लाइसोसोम्स में डिटेल में। फिर आता है पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम्स के इतने सारे फंक्शंस पढ़ने सारे हैं, बट इम्पॉर्टेंट याद कौन कौन से होने चाहिए। एक तो ये एक्सेस फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन करता है। दूसरा ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, यानी H2O2 का। ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। साथ ही ऑक्सीजन यूटिलाइज भी करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को एक्सेलरेट करता है, यूरिन को यूरिक एसिड में डिग्रेड करता है, माइलिन की फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है, बाइल एसिड्स फॉर्मेशन में भी। फिर आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम की मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के तीनों फंक्शन पता होने चाहिए, एनर्जी प्रोडक्शन, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस। अब एक्चुअली एपोप हम इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन डिटेल में नहीं पढ़ते क्योंकि एपोप्टोसिस सेकेंड ईयर का टॉपिक है। आप लोग के सेकेंड ईयर की पैथोलॉजी में बहुत डिटेल में एपोप्टोसिस पूरा पढ़ना है, एक ऐसे क्वेश्चन है वो। तो एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस ये सब सेकेंड ईयर में पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। फिर आता है साइटोस्केलेटन। दे हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ द सेल, स्टेबिलिटी ऑफ सेल शेप एंड सेलुलर मूवमेंट्स। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। फिर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फंक्शंस तो बहुत बेसिक है, पता ही है हमें। कंट्रोल ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सेंडिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस टू साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, formation of subunits of ribosomes, control of cell division, storage of hereditary information in genes, that is DNA.
तो अब जो इम्पोर्टेंट हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे पहले तो डायग्राम देख लो। तो डायग्राम से एक तो आपको सरफेस दिख रहा है कितना ज्यादा जो है कितनी ज्यादा इसके अंदर लेयर्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने। तो अलग अलग लेयर्स बनी हुई हैं, जिनको हम एक लेयर को क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने। ठीक है। और इन लेयर्स पे क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सिस्टर्ने के ऊपर। ये छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं। ठीक है। राइबोसोम्स ही इसका सरफेस रफ बनाते हैं। अब जो ये सिस्टर्नल वॉल है, ये और ये वॉल, इसके बीच में जो स्पेस है उसे कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस। और ये पूरा क्या हो गया हमारे पास, आर। ठीक है। तो अब इसके बारे में, ये रफ है, बम्पी और बीडेड अपीयरेंस होती है इसकी, किसकी वजह से, ड्यू टू राइबोसोम्स ऑन द सरफेस। फिर इसका स्ट्रक्चर वेसिकुलर या ट्यूब्यूलर होता है, ये छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स लाइक है इसलिए। अब बारी आती है इसके फंक्शन की। तो सबसे पहले हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। और हमने पढ़ा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड या स्टेरॉइड सिंथेसिस। ठीक है। तो अब आता है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फर्स्ट फंक्शन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो लाइक क्या होता है, हमारे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो जो अमीनो एसिड्स आते हैं, अमीनो एसिड्स है सेल के अंदर, वो अमीनो एसिड्स को वो स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स में अरेंज कर देते हैं राइबोसोम्स। और फिर उसके बाद उन स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेज देते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने के बाद इन अरेंज्ड प्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट ऐड हो जाता है। और हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा था, जब प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है तो हम उसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म हो जाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन को रेटिकुलर वेसिकल्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया जाता है। रेटिकुलर वेसाइकल्स कुछ नहीं होते, ऐसे छोटे छोटे वेसाइकल्स होते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अभी जब एक बार गोल्जी अपरेटस भी हो जाएगा उसके बाद, तो वो रेटिकुलर वेसाइकल की फॉर्म्स में अरेंज कर दिया जाता है। और इन रेटिकुलर वेसाइकल्स को गोल्जी अपरेटस में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये समझ आ गया कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कैसे होता है। प्रोटीन का सिंथेसिस इसलिए होता है क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो इसमें तो राइबोसोम्स जो है वो अमीनो एसिड्स को जो है उनको स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन की फॉर्म में अरेंज करके आरईआर में भेजते हैं, जहां वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन को रेटिकुलर वेसाइकल की फॉर्म में अरेंज कर दिया जाता है और उसे गोल्जी अपरेटस में भेज दिया जाता है। ये हो गया इसका फर्स्ट फंक्शन, दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। दूसरा है हमारे पास डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनेलीज। वो कैसे करता है, ऑटोफैगोसोम में की तरह, ऑटोफैगोसोम की तरह। अभी क्या करता है एक्चुअली, मान लो कि हमारा कोई वर्न आउट ऑर्गेनली है। ठीक है, तो मान लो ये हमारा कोई वर्न आउट ऑर्गेनली है, इसके आसपास हमारा जो ये सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आके इसके आसपास रैप हो जाएगा। ठीक है। तो ये आके इसके आसपास अच्छे से रैप हो जाएगा। इसको रैप होने के बाद इसको जो है फैगोसाइटोसिस कर लेगा, और इसलिए हम इसको बोलेंगे फैगोसोम फॉर्म कर लेगा। ठीक है। तो ये जो है उस तरह से वर्न आउट ऑर्गेनेलीज का भी डिग्रेडेशन करता है। ओके। उसके बाद आता है गोल्जी अपरेटस। तो हमारे पास पहला ऑर्गेनल हमने कर लिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का भी डायग्राम देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, गोल्जी अपरेटस में दो फेज प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसफेज और सिस फेज। ठीक है। गोल्जी अपरेटस में सीक्रेटरी वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी सिस्टर्ने होते हैं। ठीक है। ये इसमें रेटिकुलर वेसाइकल्स आते हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़े, और ये उनको सीक्रेटरी वेसाइकल्स में कन्वर्ट करता है। रेटिकुलर वेसाइकल्स कहाँ से आ रहे हैं इसके पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है। तो क्या होता है, अगर आप डायग्राम से ही समझने की कोशिश करो, तो यहाँ कहीं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से इसके पास ये रेटिकुलर वेसाइकल्स आए। रेटिकुलर वेसाइकल सिस फेस से एंटर करे, और फिर उसके बाद जो है इन सिस्टर्ने के थ्रू जाके ट्रांस फेस से सिक्रीटरी वेसाइकल्स इसने सिक्रीट किए। ठीक है। तो एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये सबसे पहली बात, गोल्जी अपरेटस जो है वो सारे सेल्स में होता है एक्सेप्ट आरबीसी। इसको कमाइलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी एमसीक्यू में। हर गोल्जी अपरेटस के पास 5 से 8 फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं, जिसको सिस्टर्ने बोलते हैं। इनको ही फ्लैटेंड
मेम्ब्रेनस सैक्स बोलते हैं, जिनको हम सिस्टर्ने बोलते हैं। और ये किसके पास सिचुएटेड होता है? सिचुएटेड नियर द न्यूक्लियस। अब उसके बाद आते हैं इसमें स्ट्रक्चर में दो एंड्स प्रेजेंट है, ट्रांसफेस और सिसफेस। ये हमने देख ही लिया कि यहाँ सिसफेस के नीचे ही आर होगा, क्योंकि यहाँ रेटिकुलर वेसिकल आ रहे हैं जो आर भेज रहे हैं। तो सिसफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड लोकेटेड होता है, जबकि ट्रांसफेस सेल मेम्ब्रेन की तरफ, यहाँ पे कहीं सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक, वहां लोकेटेड होता है। अब फंक्शन क्या होता है इसका? प्रोसेसिंग का, पैकिंग का, लेबलिंग एंड डिलीवरी का। ठीक है, तो क्या होता है इसका मतलब? क्या है? प्रोसेसिंग, पैकिंग एंड डिलीवरी का। प्रोसेसिंग किसकी? जो रेटिकुलर वेसिकल्स आए हैं उनकी प्रोसेसिंग। पैकिंग, ये इन्हीं रेटिकुलर वेसिकल्स की पैकिंग करता है एक डिफरेंट फॉर्म में, जिससे कि वो सिक्रीटरी वेसिकल्स बन जाते हैं। और डिलीवरी, ये इन सिक्रीटरी वेसिकल्स को अलग अलग जगह सेल्स में डिलीवर कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोला जाता है या शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल। ये आ जाता है कि क्या पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल क्या होता है या शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल, तो हमेशा क्या होता है? गोल्जी अपरेटस। अब इंटीग्रेटेड फंक्शन ऑफ ईआर एंड जीए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस का जो फंक्शन है वो इंटीग्रेटेड है, यानी कि वो एक ही प्रोसेस कर रहे हैं जो कंटिन्यू हो रहा है, ईआर से शुरू होता है और जीए गोल्जी अपरेटस तक जाता है। कैसे? ये आर ही आर है हमारे पास। ये डायग्राम देख लो, बहुत इजी है, मैंने खुद ही बनाया है। आप लोग भी एग्जाम में ऐसे ही बना के आना। ठीक है, कोई भी आ जाए, एक ही आएगा, या तो गोल्जी अपरेटस आ जाए या आर ई आर आ जाए, या इंटीग्रेटेड फंक्शन पूछ ले, तो ये डायग्राम हर टाइम बनाना है। ठीक है, बहुत ईजी है। सबसे पहले आर ई आर बनाओगे। आर ई आर जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रेटिकुलर वेसिकल्स जो है वो सिक्रीट करता है, ये हमने देख लिया ऊपर कैसे करता है वो। ठीक है, तो रेटिकुलर वेसाइकल्स बन गए। रेटिकुलर वेसाइकल्स सिस फेस के थ्रू एंटर करते हैं गोल्जी अपरेटस में, और ट्रांस फेस के थ्रू जो है उनकी पैकेजिंग होने के बाद निकलते हैं सिक्रीटरी वेसाइकल्स की डिलीवरी होती है फ्रॉम द ट्रांस फेस। सिस फेस से एंट्री हुई, ट्रांस फेस से एग्जिट हुई, किसकी? सिक्रीटरी वेसाइकल की। एंट्री किसकी हुई थी? रेटिकुलर वेसाइकल की। ठीक है, अब ये सिक्रीटरी वेसाइकल्स जो होते हैं, या तो ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर चले जाते हैं अपना काम करने के लिए, तो या फिर ये अंदर ही कहीं कहीं चले जाते हैं सेल के अंदर जहां जरूरत होती है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ेंगे। लाइजोसोम्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। इनकी मेम्ब्रेन हो गई, थिकेस्ट मेम्ब्रेन होती है इनकी। ठीक है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और मेम्ब्रेन पे कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन गोल्जी अपरेटस से होती है। ये बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन आता है, कौन फॉर्म करता है लाइजोसोम्स को? गोल्जी अपरेटस। ओके, अब जो सिक्रीटरी वेसाइकल्स हैं वही लाइजोसोम्स हैं। एक्चुअली जो ट्रांसफेस से हम ये सिक्रीटरी वेसाइकल्स निकल रहे हैं, यही लाइजोसोम्स होते हैं। इनमें से कुछ लाइजोसोम्स होते हैं। क्या होता है? जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंजाइम्स जो हमारे पास सबसे पहले राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स में प्रोटीन्स आए थे, अभी हमने ऊपर देखा था। राइबोसोम्स अमीनो एसिड्स को अरेंज करके प्रोटीन्स बना रहा था, स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स जो होते हैं कभी कभी एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होते हैं। इनको फिर आरईआर में भेज देता है वो, और ये आरईआर के अंदर से ग्लाइकोप्रोटीन्स बन के रेटिकुलर वेसाइकल्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि सिसफेस से एंटर करके ट्रांसफेस से निकलते हैं। तो जो सिक्रीटरी वेसाइकल बनते हैं वो लाइजोसोम्स होते हैं, जिसमें ये छोटे छोटे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। तो हमारे पास जो सिक्रीटरी वेसाइकल्स हैं वो लाइजोसोम्स है। तो लाइजोसोम की फॉर्मेशन किस तरह से होती है वो भी हमें समझ आ गया। अब थिकेस्ट कवरिंग मेम्ब्रेन होती है लाइजोसोम से, सारे सेल ऑर्गेनेली में से बाइलेयर्ड लिपिड मटेरियल से बनी होती है, और इसमें स्मॉल स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अब लाइसोसोम्स दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी लाइसोसोम्स इनएक्टिव होते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम्स एक्टिव होते हैं। वो एक्टिव कैसे होते हैं? जब प्राइमरी लाइसोसोम्स फैगोसोम या एंडोसोम के साथ मिल जाए तो उसे हम एक्टिव सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं। अब ये कैसे होता है ये अभी हम आगे देखेंगे। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है जो प्रेजेंट होंगे लाइसोसोम्स के, वो कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, अमाइलेजेस, न्यूक्लियेजेस। प्रोटीएजेस नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटीन को डिग्रेड कर देंगे अमीनो एसिड में।
लाइपेजेस फैटी एसिड को डिग्रेड कर देंगे ग्लिसराइड्स में। अमाइलेजेस पॉलीसैकेराइड को डिग्रेड कर देंगे ग्लूकोज में। न्यूक्लियसेस न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड कर देंगे मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, अब आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दो तरह से काम करते हैं लाइसोसोम, एक तो हेट्रोफेजी और एक ऑटोफेजी। हेट्रोफेजी का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल का डाइजेशन, यानी बाहर से मटेरियल आया है उसको डाइजेस्ट कर लिया। ऑटोफेजी का मतलब इंट्रा सेलुलर मटेरियल को डाइजेस्ट कर लिया, खुद को डाइजेस्ट कर लेने का मतलब ऑटोफेजी। बाहर से कुछ आया उसको डाइजेस्ट करने का मतलब हेट्रोफेजी। अब फंक्शन, फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब इसे ध्यान से समझेंगे कैसे करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिग्रेड। देखो, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल सबसे पहले क्या होंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब, मैक्रो का मतलब जो साइज में थोड़े बड़े हों, मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो साइज में थोड़े बड़े हैं। ठीक है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स का एंडोसाइटोसिस करता है, यानी कि उनको अंदर ले लेता है बाय मतलब एंडोसाइटोसिस, या पिनोसाइटोसिस यानी ड्रिंकिंग, यानी कि जो है ड्रिंक, यानी कि अगर कोई फ्लूइड सब्सटेंस है तो उसको फ्लूइड्स को अंदर लेने के प्रोसेस को हम पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। या रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, यानी कि किसी रिसेप्टर से कोई प्रोटीन या कोई मटेरियल बैक्टीरिया आके अटैच हुआ तो वो एक्टिवेट हो गया, उसके थ्रू अंदर ले लिया, तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है लाइसोसोम्स के अंदर चले गए। ठीक है, अब ये मैक्रोमोलिक्यूल अगर बैक्टीरिया है तो ये लाइसोसोम के अंदर जाकर क्या बनता है? फैगोसोम या वैक्यूल। ठीक है, अगर ये बैक्टीरिया है तो हम क्या बोलते हैं? ये अंदर जाके क्या बनेगा? फैगोसोम या वैक्यूल। अगर बैक्टीरिया के अलावा कुछ है तो क्या बनेगा? एंडोसोम। ठीक है, तो क्या बनेगा? एंडोसोम। अब चाहे फैगोसोम हो चाहे एंडोसोम हो, ठीक है, कुछ भी हो, फैगोसोम हो या एंडोसोम हो, डजेंट मैटर। फैगोसोम या एंडोसोम जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम के साथ। वो जाते हैं और फ्यूज कर जाते हैं प्राइमरी लाइसोसोम के साथ। अब ठीक है, ये और वो क्या बनाते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम। तो इतना समझ आया क्या हुआ? मैक्रोमोलिक्यूल्स, बैक्टीरिया या कोई अदर मैक्रोमोलिक्यूल एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस या रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर आ गए। सेल के अंदर आने के बाद अगर ये बैक्टीरिया है तो इन्होंने फाइगोसोम बना लिया या वैक्यूल बना लिया, अगर कुछ और है तो एंडोसोम बना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद जाकर ये इनएक्टिव लाइसोसोम्स यानी प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज कर गए, और ये क्या बनते हैं? उससे क्या बन गए? सेकेंडरी लाइसोसोम्स। और सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं? एक्टिव लाइसोसोम्स। तो कैसे एक्टिव होते हैं वो? क्योंकि जैसे ही ये फ्यूज हो जाते हैं किसी मैक्रोमोलिक्यूल के साथ, ये जो है एसिडिक हो जाते हैं, और एसिडिक होने की वजह से इनके जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं अंदर वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इन सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को। और ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो वेस्ट प्रोड्यूस जो होता है उसको ये एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से बाहर निकाल देता है। तो ये एक तरह से क्या हो गया हमारे पास? गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम हो गया हमारी सेल का। किस तरह से कोई बैक्टीरिया या मैक्रोमोलिक्यूल सेल के अंदर आएगा तो वो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज करके सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएगा, जिसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट और डिग्रेड कर देंगे और बाकी का वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट फंक्शन इसका। सेकंड फंक्शन है डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनेल्स। अब ये तो कोई मैक्रोमोलिक्यूल बाहर से आया था। अब अगर कोई हमारे पास वर्न आउट ऑर्गेनल है, यानी कि कोई ऑर्गेनल सेल का ही है पर अब वो वर्न आउट हो चुका है, खराब हो चुका है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रैप अराउंड कर जाता है उस वर्न आउट सेल ऑर्गेनल के आसपास, तो ऑटोफैगोसोम बना लेता है, यही पढ़ा था हमने। ये ऑटोफैगोसोम जाके भी प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर जाता है, जिससे सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है, और यही वाला पूरा मैकेनिज्म फिर फॉलो होता है। ठीक है, तो तीसरा हो गया सिक्रीटरी लाइसोसोम्स। अब कुछ लाइसोसोम्स का फंक्शन सिक्रीटरी भी होता है। ठीक है, कौन से लाइसोसोम्स का फंक्शन सिक्रीटरी होता है? जैसे कि कुछ लाइसोसोम्स जो इम्यून सिस्टम में मिलते हैं, जैसे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या एनके सेल्स, दैट इज नेचुरल किलर सेल्स। ये इम्यूनिटी पढ़ोगे आप सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में भी कभी, तो उसमें पढ़ोगे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और एनके सेल्स हमारी इम्यून सेल्स होती हैं।
ठीक है। इनमें जो लाइसोसोम्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, सिक्रीटरी फंक्शन होता है। क्या सिक्रीट करते हैं वो, परफोरिन और ग्रैंजाइम्स। ठीक है। तो अभी तक लाइसोसोम्स क्या कर रहे थे, वो अपने अंदर ले रहे थे चीजों को, एंडोसाइटोसिस कर रहे थे, फिर उनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम से डिग्रेड कर रहे थे। कुछ लाइसोसोम्स यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या अदर थिंग्स जो है वो सिक्रीट कर देते हैं। तो वो सिक्रीट के जैसे कि परफोरिन कर दिया या ग्रैंजाइम्स करते हैं। परफोरिन पोर फॉर्मिंग प्रोटीन होता है, सामने अगर बैक्टीरिया है उसमें पोर्स बन जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे तो उसके वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। ग्रैंजाइम्स एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस यानी रेगुलेटेड सेल डेथ के प्रोसेस को जो है मीडिएट करवाएंगे, जिसकी वजह से सामने वाले बैक्टीरिया की सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और एनके सेल्स में हमारे को सिक्रीटरी लाइसोसोम्स दिखते हैं। और कहाँ कहाँ दिखते हैं, मेलानोसाइट्स में, मास्ट सेल्स में। मेलानोसाइट्स में ये मेलेनिन सिक्रीट करते हैं, मास्ट सेल्स में सीरोटोनिन सिक्रीट करते हैं। मेलेनिन हमारे जो स्किन कलर पिगमेंटेशन होती है पिगमेंट्स के लिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड मास्ट सेल्स जो सेरोटोनिन है वो हमारी इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल होता है। चौथा, ये अपनी खुद की सेल्स का डिग्रेडेशन भी कर लेते हैं, तो इनको सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है। लाइसोसोम्स खुद ही अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स अंदर सिक्रीट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है इनकी खुद की डेथ हो जाती है, तो इनको सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। तो हमें 6 से चारों फंक्शन समझ आ रहा है। फर्स्ट फंक्शन था डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, दूसरा डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनेल्स, तीसरा सिक्रेटरी लाइसोम्स और चौथा डिग्रेडेशन ऑफ ओन सेल्स। ठीक है। तो लाइसोसोम अगर आप लोगों का शॉर्ट नोट आएगा तो आराम से उसके बारे में बेसिक पॉइंट्स लिखना, फिर उसके टाइप्स लिखना, फिर उसकी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स चारों पर लिख देना, क्या क्या करते हैं उनके फंक्शन लिखने, फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखोगे आप, फिर उसके बाद फंक्शन लिखोगे। अब आता है हमारे पास लास्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, साइटोस्केलेटन, जो कि बहुत बार पूछ लेते हैं, वो मोस्टली यही ऑर्गेनल पूछते हैं या लाइसोसोम पूछते हैं। तो साइटोस्केलेटन के अंदर थ्री मेजर प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। थ्री मेजर साइटोस्केलेटल कंपोनेंट्स हैं। एक्चुअली साइटोस्केलेटन क्या है, साइटोस्केलेटन से क्या समझ आ रहा है, स्केलेटन से। स्केलेटन, ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन का क्या फंक्शन होता है। साइटोस्केलेटन का मतलब जो सेल का स्केलेटन है। तो ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन का क्या फंक्शन होता है, उसको शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना हमारी बॉडी को। वैसे ही सेल का स्केलेटन क्या करेगा, सेल को शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। तो साइटोस्केलेटन शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो थ्री मेजर प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं, यानी साइटोस्केलेटन प्रोटीनिशियस होते हैं, और तीन टाइप्स के प्रोटीन से अलग अलग तरह के साइटोस्केलेटन बने होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो स्ट्रेट हॉलो ट्यूब्यूलर होते हैं। ये दिख रहे हैं आपको, ये स्ट्रेट हॉलो ट्यूब्यूलर होते हैं। ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन में दिख रहा है, ये हॉलो है, और ऐसे ट्यूब्यूलर होते हैं। ट्यूब्यूल्स जो है वो बंडल्स में अरेंज्ड होते हैं, और इनका डायमीटर 20 to 30 नैनोमीटर होता है। लेंथ जो होती है वो थिकनेस के 1000 टाइम्स होती है। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कौन से प्रोटीन से बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनते हैं। और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की दो सब यूनिट्स होती है, अल्फा और बीटा। ठीक है, यहाँ लिखा है ना अल्फा और बीटा, ऐसे दो सब यूनिट्स होती है, अल्फा और बीटा। ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, एक तो शेप डिटरमाइन करना, दूसरा स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ लेना, तीसरा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर जब माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, यानी सेल डिवीजन हो रहा होता है, तो उस टाइम पर स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है। उनकी फॉर्मेशन में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं। चौथा, सेंट्रियोल्स की मूवमेंट जब सेल डिवीजन हो रहा हो, वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से होती है। ठीक है। तो ये ट्यूब्यूलिन याद रखना है, अल्फा बीटा सब यूनिट्स याद रखने हैं, और ये चारों फंक्शंस याद रखना बहुत जरूरी है। फिर आ गया हमारे नेक्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के आसपास ही एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं, और वहां से जो है पेरीफेरी ऑफ द सेल तक एक्सटेंड करते हैं। ठीक है। हर फिलामेंट का डायमीटर 10 नैनोमीटर होता है, और ये रोप लाइक पॉलीमर्स से बने होते हैं, जो कि फाइब्रस प्रोटीन होता है। तो हमारे जो इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं वो किस प्रोटीन से बने हैं, फाइब्रस प्रोटीन से। माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन से बने हुए थे, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। अब सब क्लासेस होती हैं ये हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में। इंटरमीडिएट फिलामेंट या तो केराटिन हो सकते हैं, या ग्लायल फिलामेंट्स, न्यूरोफिलामेंट्स, वाइमेंटिन और डेस्मिन। तो ये याद रखना नाम, वाइमेंटिन डेस्मिन इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और केराटिन हमें पता है स्किन में होता है, ग्लायल जो होता है वो न्यूरॉन्स में होता है, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स में होता है ग्लायल, न्यूरोफिलामेंट्स न्यूरॉन्स में होता है। अब आती है बारी फंक्शन की। ये भी शेप्स ऑफ द सेल मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ ये एडजेसेंट सेल से कनेक्ट करते हैं थ्रू डेस्मोसोम्स। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सेल जंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल जंक्शंस जो होता है उसका एक टाइप है डेस्मोसोम्स। तो सेल जंक्शंस एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट करते हैं। तो ये एडजेसेंट सेल्स को डेस्मोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, ये तो एडजेसेंट सेल्स को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारे पास माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट्स लॉन्ग थ्रेड लाइक होते हैं। इनका डायमीटर 3 से 6 नैनोमीटर होता है और ये कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन से बनते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल देना और रेजिस्टेंस टू द सेल अगेंस्ट पुलिंग फोर्सेस। एक तो ये भी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देते हैं सेल को, और ये जो है रेजिस्टेंस देते हैं सेल को किसी अदर पुलिंग फोर्सेस के अगेंस्ट। और तीसरा, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन से बने एक्टिन मायोसिन, जिससे हमारे मसल फाइबर्स बने होते हैं, ठीक है। मसल फाइबर्स में भी एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्शन की। तो ये जो है सेलुलर मूवमेंट्स जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन, ग्लाइडिंग और साइटोकाइनेसिस, उनको जो है उनमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनमें बेसिकली एक तो हमें ये पता होना चाहिए किससे फॉर्म्ड होते हैं, ये एमसीक्यू आ जाता है कि आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स किससे बने हैं, तो पता होना चाहिए फाइब्रस प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स किससे बने हैं, तो पता होना चाहिए एक्टिन मायोसिन से बनते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बनते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। और जो बेसिक अलग अलग फंक्शन है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, शेप मेंटेन करना तो हमें पता ही है, उसके अलावा कुछ जो भी फंक्शन है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने सारे सेल ऑर्गेनेलीज कर लिए हैं जो इम्पोर्टेंट थे। हमने जो है सबसे पहले सबके बेसिक फंक्शंस तो सारे ऑर्गेनेल्स के कर लिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि राइबोसोम साइटोस्केलेटन में जो है लिमिटिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। फिर आरईआर के बारे में पढ़ा, गोल्जी के बारे में पढ़ा, उनका इंटीग्रेटेड फंक्शन पढ़ा। फिर लाइसोसोम्स के बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ा और साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम सेल जंक्शंस टॉपिक कवर करेंगे। Okay, so thank you so much for this video. If you liked it, please like, subscribe, and share. Thank you.